रेगिस्तान का भेषधारी बादशाह अरब की तपती रेत पर बसा था, एक समृद्ध राज्य जहां खजूरों की कतारें, ऊंटों की परछाइयां और सुनहरी हवेलियों के बीच न्याय की मिसाल दी जाती थी। उस राज्य का बादशाह अपने वैभव से नहीं, अपने इंसाफ से पहचाना जाता था। लोग उसे दूर से सलाम करते, लेकिन पास से उसे शायद ही कोई पहचान पाता, क्योंकि वह रोज रात अपने महल से निकलकर गरीब किसान का भेष धर लेता था। उसका मानना था, जो राजा अपने लोगों का दर्द खुद न देखे, वह सिंहासन के योग्य नहीं। दिन में वह दरबार लगाता, विवाद सुलझाता, फसल के कर कम करता, और रात में फटे कुर्ते, मैले पगड़ी और हाथ में पुरानी लाठी लिए गलियों में घूमता। उसे यह जानना था कि उसके राज्य में कहीं कोई भूखा तो नहीं सोता, कहीं कोई अन्याय तो नहीं होता। एक रात, जब आधा चांद आसमान में ठहरा था और रेत पर ठंडी हवा सरसराती फिर रही थी, वह अपने उसी भेष में महल से निकला। रात गहरी थी, रास्ते सुनसान। वह शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां गरीब बस्तियां थीं। तभी उसे धीमी आवाजें सुनाई दीं। चार परछाइयां एक टूटी दीवार के पीछे खड़ी आपस में फुसफुसा रही थीं। वह पास गया और अंधेरे में छिपकर सुनने लगा। वे चार चोर थे। पहला बोला, आज का काम बड़ा है, महल का खजाना साफ करेंगे। दूसरा हंसा, कहते हैं वहां सोने की दीवारें हैं। तीसरा बोला, और पहरेदार? सुना है बहुत सख्त हैं। चौथा बोला, डरते क्यों हो, आज रात अमावस है, पहरेदारों की आंखें भी सोई रहेंगी। बादशाह का दिल धड़क उठा। वे उसके ही महल को लूटने की योजना बना रहे थे, पर उसने शोर मचाने के बजाय एक अजीब निर्णय लिया। वह अचानक उनके सामने आ गया। कौन हो तुम? चोर घबरा गए। बादशाह ने गरीब किसान की आवाज में कहा, भूखा हूं, काम चाहिए। तुम लोग जो करने जा रहे हो, उसमें मुझे भी साथ ले लो। हिस्से का जो मिलेगा ले लूंगा। चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हंस पड़े। अरे, एक और मूर्ख मिल गया। उन्होंने उसे साथ ले लिया। अब एक बादशाह चार चोरों के साथ अपने ही महल को लूटने जा रहा था। रास्ते में उसने बातों बातों में उनकी कहानी जानी। पहला चोर कभी लोहार था, सूखे में उसका काम बंद हो गया। दूसरा बुनकर था, करों के बोझ से तंग आ गया। तीसरा सैनिक था, जंग में घायल होकर निकाल दिया गया। चौथा अनाथ, जिसे भूख ने चोर बना दिया। बादशाह का दिल भारी हो गया। क्या मेरी व्यवस्था में इतनी कमी रह गई कि इन्हें यह राह चुननी पड़ी? उसने सोचा। महल के पास पहुंचकर उसने जानबूझकर एक गलत रास्ता सुझाया, जहां पहरेदार छिपे थे। जैसे ही वे दीवार फांदने लगे, पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। चोर चिल्लाने लगे, इस किसान ने धोखा दिया। पहरेदार उन्हें बांधकर दरबार में ले गए। सुबह दरबार सजा। वही चोर सामने खड़े थे और सिंहासन पर बैठा था। वही बादशाह, अब अपने शाही वस्त्रों में। चारों चोरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम ही वह किसान थे, वे कांपते हुए बोले। बादशाह ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी, तुम्हारी मजबूरी भी जानी। सभी को लगा अब कठोर सजा मिलेगी, लेकिन बादशाह ने आदेश दिया, पहले चोर को राजकीय लोहार बनाया जाए, दूसरे को कर में छूट देकर बुनाई का काम दिया जाए, तीसरे को सैनिक दल में प्रशिक्षक बनाया जाए, चौथे को राजभंडार में नौकरी दी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह बोला, चोरी इनका अपराध है, पर इनकी मजबूरी मेरी जिम्मेदारी। चारों चोर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कसम खाई, अब कभी गलत राह नहीं चुनेंगे। उस दिन के बाद राज्य में एक नई कहावत चल पड़ी। यहाँ का बादशाह रात को जागता है ताकि प्रजा चैन से सो सके, और रात की रेत पर एक गरीब किसान की परछाई अब भी घूमती दिखती थी, जिसे लोग पहचान नहीं पाते थे। चारों चोरों को नई जिंदगी मिल चुकी थी। राज्य में यह बात आग की तरह फैल गई कि बादशाह ने चोरों को सजा नहीं, अवसर दिया। लोग और भी श्रद्धा से उसे देखने लगे, लेकिन बादशाह के मन में शांति नहीं थी। उसके मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, मेरे राज्य में ऐसी नौबत आई ही क्यों? उस रात फिर वही हुआ। शाही वस्त्र उतरे, फटा कुर्ता पहना, सिर पर मैली पगड़ी बांधी और हाथ में पुरानी लाठी लेकर वह महल से निकल पड़ा। आज वह शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां कुम्हार, बढ़ई और मजदूर रहते थे। रात गहरी थी, लेकिन एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। बादशाह धीरे से पास गया। एक औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा बुखार से तप रहा था। औरत कह रही थी,
हकीम के पास ले जाऊं तो पैसे नहीं, और सुबह तक अगर इसे कुछ हो गया तो अल्लाह तू ही रहम कर। बादशाह का दिल कांप उठा। वह दरवाजे पर पहुंचा, बोला, बहन, मैं किसान हूं, कुछ मदद कर सकता हूं? औरत ने उसे देखा, बोली, अगर थोड़े पैसे मिल जाएं तो मैं बच्चे को हकीम के पास ले जाऊं। बादशाह ने अपनी जेब से चुपचाप सोने का सिक्का निकालकर उसके हाथ में रख दिया और बोला, सुबह सूरज निकलने से पहले हकीम के पास जाना। और वह वहां से चला गया। सुबह दरबार में उसने पहला आदेश दिया, राज्य में हर गरीब बस्ती में मुफ्त इलाज के लिए हकीम तैनात किए जाएं। लोग हैरान थे, बादशाह को यह बात कैसे पता चली? लेकिन यह तो शुरुआत थी। उसी रात जब वह शहर के बाजार की ओर जा रहा था, उसे वही 4 लोग दिखे जो अब चोर नहीं थे। लोहार अपनी दुकान बंद कर रहा था, बुनकर करघे पर देर तक काम कर रहा था, सैनिक बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा था और अनाथ लड़का राजभंडार के बाहर पहरा दे रहा था। चारों ने उस गरीब किसान को देखा पर पहचाना नहीं। उन्होंने उसे बैठाकर रोटी खिलाई। लोहार बोला, भाई, पहले हम बुरे रास्ते पर थे, पर हमारे बादशाह फरिश्ता निकले। बादशाह चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखें नम हो गईं। तभी अचानक बाजार की तरफ से शोर उठा। लोग भागते हुए आ रहे थे। आग! आग! बाजार की सबसे बड़ी अनाज की दुकान में आग लग गई थी। लपटें तेज थीं, लोग डर रहे थे। बादशाह दौड़ पड़ा। उसने बिना सोचे अंदर घुसकर अनाज की बोरियां बाहर फेंकनी शुरू कर दीं। लोग भी हिम्मत जुटाकर उसके साथ लग गए। आखिरकार आग बुझ गई। दुकानदार रोते हुए बोला, आज अगर यह गरीब किसान मदद न करता तो सब जल जाता। सुबह दरबार में वह दुकानदार धन्यवाद देने आया। जब उसने सिंहासन पर बैठे बादशाह को देखा, उसके होश उड़ गए। आप ही वो किसान थे। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अब लोगों को समझ आने लगा था, उनका बादशाह रातों में कहाँ जाता है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, राजा का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं, हाथ गंदे करना भी है। लेकिन उसी दिन दरबार में एक रहस्यमयी खबर आई। सीमा पर बसे एक गांव से संदेश आया, वहां कोई नकाबपोश गिरोह रात में घरों से बच्चों को उठा ले जा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में पहली बार गुस्सा चमका। उसने मन ही मन निश्चय किया, आज रात किसान नहीं, शिकारी बनकर निकलूंगा। और इसी निर्णय के साथ शुरू होने वाली थी एक ऐसी रात जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। उस रात बादशाह ने किसान का भेष तो पहना, लेकिन इस बार उसकी चाल में नरमी नहीं, सतर्कता थी। कमर में एक छोटी तलवार, कंधे पर पुराना थैला और आंखों में शिकारी सी चमक, वह सीमा वाले गांव की ओर बढ़ चला। रेगिस्तान की हवा ठंडी थी, पर माहौल में डर की तपिश थी। गांव सुनसान पड़ा था, दरवाजे भीतर से बंद, चूल्हे बुझ चुके, कुत्ते भी भौंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तभी उसे एक धीमी सिसक सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। बादशाह पास गया, बोला, चाचा, क्या हुआ? बूढ़ा बोला, 3 रातों से नकाबपोश आते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं, मेरा पोता भी ले गए। बादशाह की मुट्ठी भींच गई। उसने पूछा, किधर जाते देखा उन्हें? बूढ़े ने कांपते हाथ से रेगिस्तान के उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां पुराने खंडहर थे, एक उजड़ा किला जिसे लोग भूतों का ठिकाना मानते थे। आधी रात होते ही बादशाह उस खंडहर के पास पहुंचा। टूटी दीवारों के पीछे हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वह चुपचाप रेत पर घुटनों के बल सरकता हुआ अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आग भर गई। करीब 10 नकाबपोश आदमी थे और एक कोने में 5-6 बच्चे बंधे बैठे रो रहे थे। वे लोग आपस में बात कर रहे थे, कल सुबह इन्हें सरहद पार बेच देंगे, अच्छा दाम मिलेगा। बादशाह का खून खौल उठा। ये चोर नहीं, इंसानियत के दुश्मन थे। उसने बिना समय गंवाए योजना बनाई। पास पड़ी सूखी लकड़ियों में उसने आग लगा दी और खंडहर के दूसरे हिस्से में फेंक दी। धुआं फैल गया। नकाबपोश घबरा गए। आग! बाहर निकलो! जैसे ही वे भागे, बादशाह ने एक एक कर उन पर हमला कर दिया। अंधेरे, धुएं और अफरा तफरी में वे समझ ही नहीं पाए कि हमला किसने किया। 2 गिर पड़े, एक भागा तो बादशाह ने लाठी से उसके पैर पर वार किया। बाकी लोग डरकर भागने लगे। बादशाह बच्चों के पास पहुंचा, उनकी रस्सियां खोलीं। डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। बच्चे उससे लिपट गए। सुबह जब गांव वाले जागे, उन्होंने देखा उनके बच्चे सुरक्षित लौट आए हैं और गांव के बाहर पेड़ से बंधे पड़े हैं। वे नकाबपोश, अपराधी लोग हैरान थे। यह सब किसने किया?
तभी भीड़ में वही गरीब किसान खड़ा था। वह चुपचाप भीड़ से निकल गया, लेकिन इस बार एक बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाचा, आप हमें बचाने आए थे ना? बादशाह मुस्कुराया, बोला, जब तक इस राज्य में इंसाफ जिंदा है, कोई बच्चा अकेला नहीं है। अगले दिन दरबार में जब वे अपराधी लाए गए, सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वे कोई साधारण डाकू नहीं थे। उनमें से दो पड़ोसी राज्य के सैनिक थे। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बात चोरी या अपहरण की नहीं थी, यह एक साजिश थी। पड़ोसी राज्य धीरे धीरे डर और अराजकता फैलाकर इस राज्य को कमजोर करना चाहता था। बादशाह समझ चुका था, अब रात की सैर से बात नहीं बनेगी। अब आने वाला था युद्ध, लेकिन तलवार से पहले बुद्धि का। दरबार में पकड़े गए नकाबपोशों की सच्चाई सामने आते ही माहौल बदल गया। वे साधारण अपराधी नहीं थे, पड़ोसी राज्य के भेजे हुए लोग थे, जिनका मकसद था डर फैलाना, बच्चों का अपहरण करना और लोगों का भरोसा तोड़ना, ताकि राज्य भीतर से कमजोर हो जाए। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, तुरंत युद्ध की तैयारी की जाए। लेकिन बादशाह शांत था। उसने कहा, युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाएगा। उस रात वह फिर किसान के भेष में निकला, पर इस बार अकेला नहीं। उसके साथ गुप्त रूप से उसके सबसे भरोसेमंद सैनिक भी अलग अलग भेष में थे। वह सीमा पार करने वाले पुराने व्यापार मार्ग पर पहुंचा, जहां से दुश्मन के लोग आते जाते थे। वहां एक सराय थी, जहां रात में संदिग्ध लोग ठहरते थे। बादशाह ने सुना, दो आदमी बात कर रहे थे। हमारे लोग पकड़े गए, पर असली योजना अभी बाकी है। अगले हफ्ते पानी के कुओं में जहर मिलाया जाएगा। यह सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुश्मन अब बच्चों के बाद पूरे राज्य की प्यास पर वार करने वाला था। उसी वक्त उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। दोनों जासूस पकड़े गए। सुबह दरबार में सच्चाई सामने आई। अब बादशाह ने खुला संदेश भेजा पड़ोसी राज्य के राजा को, अगर तुम्हें युद्ध चाहिए तो मैदान में आओ। मेरे लोगों पर छिपकर वार करना कायरता है। कुछ ही दिनों में सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही एक अनोखी घटना हुई। पड़ोसी राज्य का एक वृद्ध वजीर चुपके से बादशाह के शिविर में आया। उसने कहा, हमारे राजा को यह सब पता ही नहीं। यह सब हमारे सेनापति की चाल है, जो दोनों राज्यों में युद्ध करवाकर खुद सत्ता पाना चाहता है। बादशाह समझ गया, असल दुश्मन कोई और है। उसने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह और उसके सैनिक दुश्मन शिविर में घुसे। किसान, व्यापारी, फकीर के भेष में उन्होंने सेनापति के तंबू के बाहर उसकी साजिश की बातें खुद उसके सैनिकों को सुनवा दीं। जब सच्चाई सामने आई तो दुश्मन की सेना ने उसी सेनापति को पकड़कर अपने राजा के सामने पेश कर दिया। युद्ध टल गया। दोनों राज्यों के राजा आमने सामने मिले। पड़ोसी राजा ने शर्मिंदा होकर कहा, आपने तलवार उठाने के बजाय बुद्धि से काम लिया। आप सच में महान हैं। बादशाह मुस्कुराया, सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें खून न बहे। कुछ महीनों बाद वही चार पूर्व चोर अब सम्मानित नागरिक बन चुके थे। गांव के बच्चे सुरक्षित थे, हर बस्ती में हकीम थे, और राज्य में एक नई कहावत गूंजती थी, यहाँ का बादशाह रात में जागता है ताकि लोग दिन में मुस्कुरा सकें। लेकिन एक रात जब लोग सो रहे थे, महल के बाहर पहरेदारों ने देखा एक गरीब किसान लाठी टेकते हुए चांदनी में दूर जाता दिखा। पहरेदार मुस्कुराए। अब वे पहचान चुके थे, वह कोई किसान नहीं था, वह उनका बादशाह था। युद्ध टल चुका था। दोनों राज्यों के बीच शांति की संधि हो गई थी। सीमा पर जहां पहले तलवारें चमकती थीं, अब व्यापारियों के काफिले गुजरने लगे। लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन बादशाह का मन अब भी शांत नहीं था। वह सोच रहा था, मैंने अपने राज्य को बाहर के दुश्मन से तो बचा लिया, पर क्या हर दिल के भीतर का डर भी खत्म हुआ? उस रात वह फिर अपने पुराने किसान वाले भेष में निकला। इस बार वह शहर के बीचों बीच बने उस चौक पर पहुंचा जहां कभी लोग देर रात तक बैठकर बातें किया करते थे। अब वहां फिर से रौनक लौट आई थी। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े किस्से सुना रहे थे, और औरतें हंसते हुए पानी भर रही थीं। तभी उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी, वही लड़का जिसे उसने खंडहर से छुड़ाया था। लड़का अपने दोस्तों से कह रहा था, डरना मत,
हमारे राज्य में कोई बुरा आदमी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। हमारा बादशाह सब देखता है। बादशाह यह सुनकर मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा अब लोगों के दिल से डर निकल चुका है। तभी पीछे से आवाज आई, किसान भाई, पहचानते हो मुझे? वह मुड़ा। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसका पोता उठाया गया था। उसके साथ 4 लोग भी खड़े थे, वही 4 पूर्व चोर। अब वे अच्छे कपड़ों में सम्मान से खड़े थे। लोहार बोला, आज हमारे काम से पूरे राज्य में औजार बनते हैं। बुनकर बोला, मेरे कपड़े अब दूर दूर तक बिकते हैं। पूर्व सैनिक बोला, मैंने 100 बच्चों को युद्ध कला सिखाई है ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। अनाथ लड़का बोला, और मैं अब अनाथ नहीं हूं, यह पूरा राज्य मेरा परिवार है। चारों ने उस किसान के पैर छू लिए। बादशाह की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं, इंसान को बदलना है। अगली सुबह दरबार में एक बड़ा ऐलान हुआ। आज से हर महीने बादशाह खुद आम जनता के बीच बैठकर उनकी बातें सुनेगा, बिना किसी पहरे, बिना किसी शाही दिखावे के। लोग खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई। राजा और प्रजा के बीच कोई दूरी नहीं रही। सालों बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी पड़ गई, तब भी लोग रात में एक बूढ़े किसान को गलियों में घूमते देखते। बच्चे उसे सलाम करते, बूढ़े उसे दुआ देते। एक दिन उसी चौक पर जहां उसने लोगों को हंसते देखा था, वह बैठा बैठा आसमान देखने लगा। चेहरे पर सुकून था, आंखें बंद हुईं और वह हमेशा के लिए सो गया। सुबह लोगों ने देखा वह बूढ़ा किसान अब नहीं रहा। तभी महल से खबर आई, बादशाह का देहांत हो गया। पूरा राज्य समझ गया। उनका बादशाह आखिरी सांस तक अपने लोगों के बीच, उनके बीच ही रहा। उसकी याद में कोई विशाल मूर्ति नहीं बनी, बल्कि हर बस्ती में एक छोटा सा दिया जलाया जाने लगा, जिसे लोग इंसाफ का दिया कहते थे। और बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती थी, एक ऐसे बादशाह की जो रात में किसान बन जाता था ताकि उसके लोग चैन से सो सकें। और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत थी। करोड़ों की मालकिन पहली बार अपने ही नौकर की टूटी झोपड़ी में पहुंची और वहां जो देखा, शहर के सबसे आलीशान इलाके में एक भव्य कोठी थी। संगमरमर की सीढ़ियां, बड़े बड़े झूमर और दर्जनों नौकर चाकर। उस कोठी की मालकिन थीं सुचित्रा देवी। लोग उन्हें इज्जत से मालकिन कहते थे। पैसा इतना कि गिना न जाए, पर दिल में ऐसा सन्नाटा कि कोई सुन न पाए। कुछ साल पहले उनके पति राजीव का देहांत हो गया था। तब से कोठी में रौनक थी, मगर उनके जीवन में अंधेरा। नौकर चाकर उनकी हर जरूरत पूरी करते, मगर उनके अकेलेपन को कोई नहीं समझ पाता। उन्हीं नौकरों में एक था रामू, शांत, मेहनती, ईमानदार, कम बोलता, ज्यादा काम करता, कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी शिकायत नहीं करता। किसी ने कहा था, रामू जैसा वफादार नौकर आज के जमाने में नहीं मिलता। पर किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि रामू खुद किस हाल में रहता है। शहर से दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी बूढ़ी माँ और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उसकी पत्नी सालों पहले बीमारी से गुजर गई थी। झोपड़ी की छत से पानी टपकता था। दीवारें जगह जगह से टूटी थीं। रात में ठंडी हवा अंदर चली आती थी, पर उसके बाद करते झोपड़ी में एक चीज बहुत मजबूत थी, प्यार। गुड़िया हर रात अपने पापा का इंतजार करती। दादी उनके आने तक चूल्हा नहीं जलाती। रामू जब घर लौटता तो गुड़िया दौड़कर गले लगती, पापा आज जल्दी आ गए। उस एक पल में रामू का पूरा दिन सफल हो जाता। एक दिन सुचित्रा देवी ने देखा कि रामू हल्का सा लंगड़ा कर चल रहा है। क्या हुआ रामू? उन्होंने पूछा। रामू मुस्कुराया, कुछ नहीं मालकिन, बस पैर में हल्की मोच है। पर सच ये था कि 2 दिन पहले काम से लौटते समय वह गिर गया था। दवा के पैसे नहीं थे, इसलिए चुप रहा। सुचित्रा देवी को पहली बार लगा, ये आदमी कभी अपनी परेशानी क्यों नहीं बताता। उसी दिन उन्होंने अचानक पूछा, रामू तुम रहते कहाँ हो? रामू हिचकिचाया, बस मालकिन, यहीं पास में। आज मुझे अपने घर ले चलो। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। महंगी कार कच्ची गली में रुक गई।
सुचित्रा देवी ने कार से उतरकर चारों तरफ देखा। कीचड़, टूटी सड़कें, झुग्गियां। रामू आगे आगे चल रहा था, सिर झुकाए। यही है मालकिन, मेरा घर। सुचित्रा देवी ने जैसे ही झोपड़ी के अंदर कदम रखा, उनका दिल कांप गया। छत से टपकते पानी के निशान, कोने में पुरानी चारपाई, चूल्हे के पास बैठी झुर्रियों से भरी बूढ़ी माँ और फटी फ्रॉक पहने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती गुड़िया। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, दादी, ये कौन है? दादी बोली, बेटी, ये तेरे पापा की मालकिन है। गुड़िया भागकर रामू से लिपट गई। पापा, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी मालकिन इतनी सुंदर हैं? सुचित्रा देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ जिस आदमी की वफादारी पर वो सालों से भरोसा करती रहीं, वो खुद किस हालत में जी रहा था। गुड़िया ने सुचित्रा देवी का हाथ पकड़ लिया। आंटी, आप बहुत अमीर हो ना? सुचित्रा ने हल्की मुस्कान से कहा। हाँ बेटा, गुड़िया बोली। तो आप पापा को थोड़ा सा अमीर बना दो ना, ताकि हमारी छत से पानी न टपके। ये सुनकर सुचित्रा देवी रो पड़ी। इतनी बड़ी कोठी में रहने वाली महिला एक 8 साल की बच्ची से हार गई। अगले ही दिन रामू की झोपड़ी की मरम्मत शुरू हो गई। नई छत, पक्की दीवारें, साफ बिस्तर, गुड़िया के लिए स्कूल का एडमिशन, दादी के लिए दवाइयां। रामू बार बार मना करता रहा, मालकिन, ये सब मत कीजिए। सुचित्रा ने कहा, रामू, तुमने सालों तक मेरी सेवा की है, अब मेरी बारी है। एक दिन गुड़िया ने पूछा, आंटी, आप अकेली क्यों रहती हो? सुचित्रा चुप रही। गुड़िया बोली, आप हमारे घर आ जाया करो ना, दादी कहानी सुनाएंगी, मैं खेलूंगी। उस दिन सुचित्रा देवी को समझ आया, उनके महल में जो नहीं था वो इस छोटे से घर में था, अपनापन। धीरे धीरे सुचित्रा देवी रोज वहां आने लगी। गुड़िया उन्हें आंटी से बड़ी मां कहने लगी। एक दिन सुचित्रा ने रामू से कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं गुड़िया की पढ़ाई और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी ले सकती हूं? रामू की आंखों से आंसू बह निकले। मालकिन, आप भगवान हैं। सुचित्रा बोली, नहीं रामू, मैं इंसान हूं और आज तुमने मुझे इंसानियत सिखाई है। उस दिन मालकिन झोपड़ी देखने नहीं गई थीं, वो अपने खाली दिल को भरने गई थीं। अब ये रोज का नियम बन गया था। सुचित्रा देवी दोपहर के बाद कार रोकती और उसी कच्ची गली में उतर जाती। झोपड़ी अब पक्के छोटे घर में बदल चुकी थी, पर सादगी वैसी ही थी। गुड़िया दौड़कर दरवाजा खोलती, बड़ी मां आ गईं। उस एक पुकार में जो अपनापन था, वो सुचित्रा के महल में कभी नहीं मिला। दादी चारपाई से उठने की कोशिश करती, आओ बेटी, आज गुड़िया ने खुद चाय बनाई है। सुचित्रा हंस पड़ती, अच्छा, तो आज मैं मेहमान हूं? रामू अब भी दूरी बनाए रखता था। मालकिन, आप इतना मत किया कीजिए, लोग बातें बनाएंगे। सुचित्रा शांत स्वर में बोली, रामू, लोग तो तब भी बोले थे जब मेरे पास सब कुछ था। अब मैं वही कर रही हूं जो मेरा दिल कहता है। रामू चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था, ये दया नहीं, रिश्ता है। गुड़िया अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। पहले दिन सुचित्रा खुद उसे छोड़ने गई। क्लास टीचर ने पूछा, आप गुड़िया की? सुचित्रा ठिठकी। गुड़िया तुरंत बोली, ये मेरी बड़ी मां है। उस दिन सुचित्रा की आंखें फिर भर आईं। पहली बार किसी ने उन्हें किसी अपने के रिश्ते से पुकारा था। शहर में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, वो अमीर मालकिन रोज नौकर के घर जाती है, कुछ तो बात है। एक दिन पड़ोस की औरत ने सुचित्रा से तंज कस दिया, इतनी बड़ी कोठी छोड़कर उस गली में क्या मिलता है आपको? सुचित्रा मुस्कुराई, सुकून। एक रात दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रामू घबरा गया। पैसे थे, पर समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सुचित्रा को फोन गया। वो तुरंत डॉक्टर लेकर पहुंची। दादी ने कांपते हाथों से सुचित्रा का हाथ पकड़ा। बेटी, तू पिछले जन्म में मेरी अपनी रही होगी। सुचित्रा का गला भर आया। मां, अब ये जन्म भी आपका ही है। दादी मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद सुचित्रा के रिश्तेदार आए। तुम्हें हो क्या गया है? नौकर के घर जाना, उसकी बेटी की जिम्मेदारी लेना, लोग हंस रहे हैं। सुचित्रा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, जिस घर में मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, वहां लोग हंसें या रोएं, फर्क नहीं पड़ता। जहां मुझे बड़ी मां कहा जाता है, वही मेरा घर है। रिश्तेदार चुप हो गए। एक शाम गुड़िया ने पूछा,
बड़ी माँ, आपके बच्चे क्यों नहीं हैं? सुचित्रा कुछ पल चुप रहीं, शायद इसीलिए ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। गुड़िया मुस्कुरा दी और उनकी गोद में सिर रखकर सो गई। उस दिन सुचित्रा ने तय कर लिया, अब ये रिश्ता आधा अधूरा नहीं रहेगा। अगले दिन सुचित्रा ने रामू को बुलाया। रामू, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं गुड़िया को कानूनी तौर पर अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। रामू सन्न रह गया। मालकिन, ये कैसे हो सकता है? मालकिन नहीं, बड़ी माँ, गुड़िया ने पीछे से कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मेरी बेटी की किस्मत में आपकी ममता लिखी है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? कागजी प्रक्रिया शुरू हो गई। उस दिन जब गुड़िया ने स्कूल के फॉर्म में अपने नाम के आगे लिखा गुड़िया सुचित्रा, सुचित्रा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, राजीव, आज हमारा घर सच में बस गया। जब गुड़िया ने अपना नाम गुड़िया सुचित्रा लिखा, उसी दिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस रिश्ते की असली ताकत दुनिया को दिखा दी। स्कूल में अब गुड़िया पूरे आत्मविश्वास से अपना नाम बोलती, गुड़िया सुचित्रा। टीचर मुस्कुराती, बच्चे तालियां बजाते, पर शहर के कुछ लोग अब भी कानाफूसी करते। सुचित्रा को फर्क पड़ना बंद हो चुका था। उन्हें अब हर सुबह एक ही आवाज का इंतजार रहता, बड़ी माँ, उठो ना। एक शाम रामू काम से लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया। फोन आया तो सुचित्रा के हाथ कांप गए। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बिना एक पल गंवाए सुचित्रा ने कागजों पर साइन कर दिए। गुड़िया अस्पताल के बाहर रो रही थी। बड़ी माँ, पापा को कुछ नहीं होगा ना? सुचित्रा ने उसे सीने से लगा लिया। जब तक मैं हूं तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। अस्पताल में वही रिश्तेदार फिर आ पहुंचे। इतना पैसा एक नौकर पर खर्च कर रही हो, क्या जरूरत है? सुचित्रा ने सख्त नजर से देखा। जिसे तुम नौकर कहते हो वो मेरी बेटी का पिता है और मेरा अपना है। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई जवाब न दे सका। कई घंटों बाद रामू को होश आया। उसने धुंधली आंखों से सुचित्रा को देखा। मालकिन, आप? सुचित्रा ने उसका हाथ पकड़ा। चुप रहो, तुम्हें आराम करना है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इस जन्म में क्या अच्छा किया था जो आप जैसी इंसान मिली? सुचित्रा बोली। तुमने इंसानियत निभाई थी रामू, अब वही लौट रही है। गुड़िया ने धीरे से कहा, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ, हमें बड़ी माँ के घर जाना है। रामू चौंका। क्यों? गुड़िया मुस्कुराई। अब वो घर भी हमारा है ना? सुचित्रा की आंखें नम हो गईं। रामू के ठीक होते ही सुचित्रा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब तुम लोग उस छोटे घर में नहीं रहोगे, मेरे साथ चलोगे, वही तुम्हारा घर है। रामू झिझका। मालकिन, हमारी औकात। बस। सुचित्रा ने रोका। औकात इंसानियत से होती है, पैसों से नहीं। जिस कोठी में सालों से सन्नाटा था वहां अब हंसी गूंजने लगी। गुड़िया बगीचे में दौड़ती, दादी धूप में बैठकर रामायण सुनाती। रामू हर चीज को संभालने में लग जाता और सुचित्रा, वो दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुराती रहती। उनका घर अब सच में घर लगने लगा था। एक रात गुड़िया ने पूछा, बड़ी माँ, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? सुचित्रा ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब ये घर, ये दिल सब तुम्हारा है। रामू दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, भगवान, अमीरी पैसों से नहीं, ऐसे दिल से देना। उस दिन मालकिन ने नौकर को घर नहीं दिया था, उन्होंने अपने खाली दिल को परिवार दिया था और उस परिवार ने उस महल को घर बना दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद गुड़िया ने जो किया उसने इस रिश्ते को अमर बना दिया। साल बीत गए, छोटी सी गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, पर एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने मालकिन, नौकर और रिश्ते, इन तीनों शब्दों का मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। सालों ने करवट ली। कोठी में अब सन्नाटा नहीं, जीवन था। गुड़िया पढ़ाई में तेज निकली, स्कूल से कॉलेज और फिर समाज सेवा की पढ़ाई। वो अक्सर कहती, बड़ी माँ, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सुचित्रा मुस्कुराकर पूछती, मेरी तरह क्यों? गुड़िया जवाब देती, क्योंकि आपने सिखाया है कि असली अमीरी दिल में होती है। रामू अब पहले से स्वस्थ था, मगर उम्र का असर दिखने लगा था। दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। एक शाम दादी ने गुड़िया को पास बुलाया। बेटी,
इंसान की पहचान उसके घर से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जिसने तुम्हें माँ का प्यार दिया, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद दादी शांति से चल बसीं। घर में शोक था, पर उनके शब्द दीवारों में गूंजते रहे। कॉलेज पूरा होते ही गुड़िया ने एक दिन सबको हॉल में बुलाया। सुचित्रा, रामू दोनों सामने बैठे थे। गुड़िया ने फाइल मेज पर रखी और बोली, बड़ी माँ, पापा, आज मैं आप दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। सुचित्रा ने हैरानी से पूछा, क्या बेटा? गुड़िया ने कागज आगे बढ़ाए। उस पर लिखा था, सुचित्रा सेवा आश्रम। गुड़िया बोली, बड़ी माँ, आपने एक झोंपड़ी बदलकर एक जिंदगी बदल दी थी। अब हम मिलकर सैकड़ों जिंदगियां बदलेंगे। वो आगे बोली, ये आश्रम उन बुजुर्गों और बच्चों के लिए होगा जिनके पास घर तो है पर अपना कोई नहीं। रामू की आंखें भर आईं। बिटिया, तू तो हमसे भी आगे निकल गई। आश्रम के उद्घाटन पर शहर के बड़े लोग आए। मंच पर गुड़िया ने भाषण दिया, आज जो कुछ भी हूं, इन दो लोगों की वजह से हूं। एक ने मुझे जन्म दिया और एक ने मुझे मां का प्यार दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सुचित्रा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गुड़िया ने सबके सामने सुचित्रा का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरी बड़ी मां नहीं, मेरी असली मां है। फिर रामू की ओर मुड़ी, और ये मेरे पिता ही नहीं, मेरी पहली सीख है कि ईमानदारी क्या होती है। लोग रो रहे थे, तालियां थम नहीं रही थीं। एक अमीर औरत झोपड़ी देखने गई थी। वहां उसे अपना परिवार मिला। उस परिवार ने एक बच्ची को इंसानियत सिखाई और उस बच्ची ने दुनिया को घर देना सीख लिया। रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं जब कोई आपका दर्द अपना समझ। शीर्षक, कब्र से आया मैसेज। रात के ठीक 2:17 बजे आरव के फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। आरव ने नींद में फोन उठाया, सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही उसने नंबर देखा उसके हाथ कांपने लगे। वो नंबर था रोहन का। रोहन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, 3 दिन पहले मर चुका था। उसका एक्सीडेंट हुआ था और पूरे मोहल्ले ने उसे श्मशान तक जाते देखा था। आरव ने तुरंत फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी फिर मैसेज आया, आरव, तू मुझे सुन पा रहा है ना? मुझे मिट्टी के नीचे दफना दिया है, मैं जिंदा हूं। आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, ये कौन है? तुरंत जवाब आया, मैं रोहन हूं। तेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, तूने उसके नीचे मेरी साइकिल छुपाई थी, याद है? ये बात सिर्फ आरव और रोहन जानते थे। अब आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, कब्रिस्तान की ओर। आरव ने बिना सोचे बाइक उठाई और सीधे कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। रात का सन्नाटा, कुत्तों के भौंकने की आवाज, ठंडी हवा। वो रोहन की कब्र के सामने खड़ा था। तभी फिर मैसेज आया, तू आ गया, जल्दी खोद, सांस नहीं ले पा रहा। आरव ने पागलों की तरह मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। नाखून टूट गए। तारव, तारव, तारव। हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो खोदता रहा। कुछ देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ताबूत। आरव ने कांपते हाथों से ताबूत खोला और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। ताबूत के अंदर रोहन का शव था, सड़ा हुआ, बदबूदार, साफ। दिख रहा था कि वो 3 दिन से मरा हुआ है। आरव पीछे गिर गया। तभी उसके फोन में फिर मैसेज आया, तूने ताबूत खोल दिया, अब मैं बाहर आ सकता हूं। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कब्र के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। वो रोहन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। सच्चाई, अगली सुबह गांव वालों ने आरव को कब्र के पास बेहोश पाया। उसके हाथों में मिट्टी भरी थी, नाखून टूटे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, रोहन की कब्र बिल्कुल सही सलामत थी। कहीं कोई खुदाई के निशान नहीं थे। आरव पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैंने खुद खोदा था, ताबूत खोला था, वो बाहर आ गया है। लोगों ने सोचा सदमे में उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उस रात पूरे गांव के लोगों के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। और वो नंबर था आरव का। आखिरी ट्विस्ट, पुलिस जब आरव के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था।
खिड़की तोड़कर अंदर गए तो देखा आरव की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी। पोस्टमार्टम में पता चला आरव की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी। आरव की मौत को आज 3 दिन हो चुके थे। पूरा गांव खौफ में था, क्योंकि उस रात के बाद से हर रात 2:17 बजे किसी न किसी के फोन पर वही मैसेज आता, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। लोग नंबर ब्लॉक करते, लेकिन मैसेज फिर भी आ जाता। अब नंबर बदल चुका होता, कभी किसी बच्चे का, कभी किसी बूढ़े का, कभी किसी महिला का। गांव में दहशत फैल गई। पुलिस की जांच थाने से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को केस सौंपा गया। विक्रम पढ़ा लिखा तर्कवादी इंसान था। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसने सबसे पहले आरव और रोहन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। रिपोर्ट देखकर वो चौंक गया। आरव और रोहन की मौत के बाद भी उनके फोन से डेटा यूज हुआ था। लोकेशन ट्रेस। आरव और रोहन के पॉड के बाद भी 8K हुई कब्रिस्तान। विक्रम ने तुरंत टीम लेकर रात में कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात 2:17 कब्रिस्तान घड़ी में 2:16 हो रहे थे। सभी पुलिस वाले चौकन्ने। जैसे ही 2:17 हुए, विक्रम के फोन पर मैसेज आया, तू भी आ गया, अब सच देख। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी। 1, 2, 3 कब्रें। मिट्टी खुद ऊपर उठ रही थी। पुलिस वाले डरकर पीछे हट गए और फिर मिट्टी से हाथ बाहर निकले। सड़े हुए, काले, मिट्टी से लथपथ हाथ। भयानक सच। विक्रम ने टॉर्च फेंकी। रोशनी सीधे पड़ी। पहली कब्र से रोहन बाहर निकल रहा था, दूसरी से आरव और तीसरी से एक अजनबी आदमी। वो अजनबी आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने हमें जिंदा दफनाया था। विक्रम चिल्लाया, ये कैसे मुमकिन है? वो आदमी बोला, 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था। फ्लैशबैक। 3 दिन पहले आरव और रोहन बाइक पर जा रहे थे। सड़क पर अचानक एक आदमी आया। बाइक उससे टकराई। तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने देखा तीनों की सांस बहुत हल्की थी। उन्हें मृत समझकर सीधे दफना दिया गया। वो तीनों जिंदा थे, मिट्टी के नीचे ताबूत में दम घुटने से मरे। और मरते वक्त उन्होंने आखिरी कोशिश की फोन से मैसेज भेजने की। अब क्यों लौटे? वो अजनबी बोला, जिस दर्द से हम मरे वही दर्द अब पूरा गांव महसूस करेगा। तभी सारे पुलिस वालों के फोन एक साथ बजने लगे। मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। और अचानक सभी के फोन बंद हो गए। चारों तरफ सन्नाटा। जब दोबारा टॉर्च जली, कब्रें फिर से सामान्य थीं। कोई बाहर नहीं था। अगली सुबह इंस्पेक्टर विक्रम की लाश कब्रिस्तान में मिली। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी और उसकी जेब में फोन, जिसमें आखिरी मैसेज टाइप किया गया था, हम जिंदा हैं, हमें बचाओ। लेकिन वो मैसेज कभी भेजा ही नहीं गया, क्योंकि विक्रम की मौत भी 3 दिन पहले हो चुकी थी। गांव अब आधा खाली हो चुका था। लोग रात होने से पहले दरवाजे बंद कर लेते, फोन स्विच ऑफ करके सोते। लेकिन फिर भी हर रात 2:17 बजे बंद फोन अपने आप ऑन हो जाते और वही मैसेज स्क्रीन पर चमकता, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। अब ये सिर्फ एक मैसेज नहीं रहा था, ये शाप बन चुका था। पुराना रहस्य। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा शंभू ने सरपंच को एक पुरानी बात बताई। आज से 25 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तब भी गांव में 3 लोगों को गलती से जिंदा दफना दिया गया था। वो लोग ताबूत में तड़प तड़प कर मरे थे। मरते समय उन्होंने कब्र पर हाथ मार कर मिट्टी हिलाई थी। लोगों ने सुना भी था, लेकिन डर के मारे किसी ने कब्र नहीं खोदी। उस दिन के बाद पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। फिर एक तांत्रिक बुलाया गया था। उसने कहा था, इनकी आत्माएं अंधेरे में फंसी हैं। जब तक कोई अपनी मर्जी से कब्र में जाकर अंधेरा महसूस नहीं करेगा, ये शाप खत्म नहीं होगा। तब किसी ने उसकी बात नहीं मानी और कुछ महीनों बाद घटनाएं अपने आप बंद हो गईं। सब भूल गए। अब 25 साल बाद
वही इतिहास दोहराया जा रहा था। आखिरी फैसला सरपंच ने ऐलान किया, अगर इस शाप को खत्म करना है तो किसी एक को अपनी मर्जी से कब्र में उतरना होगा। पूरा गांव चुप। तभी 19 साल का लड़का चिराग आगे आया। उसने कहा, अगर मेरे जाने से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। उस रात कब्रिस्तान में एक खाली कब्र खोदी गई। चिराग खुद उसमें लेट गया। ऊपर से ताबूत रखा गया। मिट्टी डाली जाने लगी। लोग रो रहे थे। चिराग ने आखिरी बार कहा, जब 2:17 हो तब ताबूत खोल देना। रात 2:17। जैसे ही घड़ी में 2:17 हुए, पूरे गांव के फोन एक साथ बज उठे। मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। लोग भागकर कब्र की तरफ गए। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। ताबूत खोला। चिराग बेहोश था, लेकिन जिंदा। उसने हांफते हुए कहा, अब। उन्हें रोशनी मिल गई और बेहोश हो गया। उसी पल सभी के फोन से वो नंबर गायब हो गया। कोई मैसेज नहीं, कोई आवाज नहीं, सन्नाटा। 1 महीना बाद गांव सामान्य होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। चिराग ठीक हो चुका था। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा था। लेकिन एक रात चिराग की नींद खुली। समय था 2:17। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। इस बार मैसेज अलग था। धन्यवाद, अब तुम हमारी जगह हो। चिराग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने हाथ देखे। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी। कमरे में हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू फैल रही थी और बाहर से, कब्रिस्तान की तरफ से, मिट्टी खोदने की आवाज आ रही थी। खर खर खर। अंतिम पंक्ति अगली सुबह गांव के हर फोन पर एक नया मैसेज था, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है। और इस बार नंबर था चिराग का। इज वाइडोज फेवरेट पार्ट कमेंट केयर।